हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू सिविल ज्ञान। आज हम लोग करने वाले आरसीसी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारे होंगे प्रीवियस ईयर के, और टॉपिक हमारा होगा लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन ईयर। मतलब जो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन ईयर के हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो इससे पहले की जो हमारी क्लासेस थी वो बेसिक लिमिट स्टेट मेथड और डब्ल्यूएसएम के क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जाम में आ चुके थे। तो यहाँ पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे आरसीसी स्ट्रक्चर का लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन ईयर। पहला क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाला है, जो शेयर स्पेन होता है उसको हम लोग डिफाइन करते हैं। वो कौन सा जोन होता है? जहाँ पे शेयर फुट जीरो होता है उसे कहते हैं। जहाँ बेंडिंग मोमेंट जीरो होता है उसे कहते हैं। यहाँ शेयर फोर्स कांस्टेंट होता है उसे कहते हैं। बेंडिंग मोमेंट आपका कांस्टेंट होता है उसे कहते हैं। तो यहाँ पे शेयर फोर्स, बहुत से लोग कहते हैं शेयर फोर्स जीरो होता है। नहीं भाई, शेयर फोर्स वहाँ जीरो नहीं होता। शेयर फोर्स वहाँ पे कांस्टेंट हो जाता है। जैसे इसको हम एक बीम के माध्यम से समझ सकते हैं कि सपोज अगर आपके पास एक बीम है और यहाँ पे हिंज है, यहाँ पे आपका रोलर है, और उसके बाद यहाँ पर अगर आपका यूडीएल लोड लगा हुआ है इस तरीके से, अगर इसका आप शेयर स्पेन बनाओगे, मतलब इसका अगर से एसएफडी डायग्राम बनाओगे, तो आपको पता है जहाँ तक लोड नहीं होता वहाँ तक हमारा जो, जहाँ पे कोई लोड नहीं लगा होता वहाँ पे हम लोग कांस्टेंट बनाते हैं। उसके बाद जहाँ पे यूडीएल लगा होता है तो वहाँ पे लीनियर वेरिएशन होता है, तो कुछ इस तरीके से होगा। और उसके बाद जहाँ तक लोड लगा होगा वहीं तक हो, उसके बाद फिर से आपका वो लीनियर पकड़ लेगा, लीनियर आपका जाएगा ऐसे। तो इस तरीके से, तो इतने डिस्टेंस में जहाँ पर आपका लोड नहीं है, तो वो जो आपका स्पेन होता है उसी को लोग कहते हैं शेयर स्पेन। और उस शेयर स्पेन में आपका जो शेयर फोर्स होता है वो आपका क्या होता है? कांस्टेंट होता है, ना कि जीरो होता है। वहाँ पे क्या होता है? कांस्टेंट होता है। उसी को हम लोग कहते हैं शेयर स्पेन। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन शेयर स्पेन का पूछा गया है, तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं कंट्रा फ्लेक्सर पॉइंट गूंजता है कि भैया कंट्रा फ्लेक्सर पॉइंट क्या होता है। तो बहुत से लोग कहते हैं यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट जीरो होता है, फिर और वो गलती कर देते हैं। बेंडिंग मोमेंट जीरो तो होता है, पर बेंडिंग मोमेंट वहाँ पे अपने साइन को भी चेंज करता है। अगर वो पॉजिटिव से नेगेटिव में जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव, उसी को हम लोग कहते हैं। ठीक है, मतलब उसको अपना साइन चेंज करना होगा। जीरो ही नहीं, जीरो तो होता है ठीक है, पर उसको अपना साइन चेंज करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कहीं आपने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाया और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपका कुछ इस तरीके से बना, ऐसे, तो आप अगर ये ऐसे चला गया, ऐसे चला गया, तो हम कहेंगे ये आपका कॉन्ट्रा पॉइंट है। पर अगर ये चेंज ना हुआ, मतलब आपका ऐसे ही बन गया ऐसे, और ऐसे लीनियर चला गया, तो जब तक ये आपके साइन को नहीं चेंज करेगा तब तक हम इसे कॉन्ट्रा फ्लेक्सर पॉइंट नहीं कहेंगे। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना। बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज करते हैं कि कॉन्ट्रा फ्लेक्सर पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट जीरो होता है। नहीं, बेंडिंग मोमेंट जीरो तो होता है, पर ऐसा पॉइंट हो जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट में साइन को चेंज कर देता है, उसको हम लोग कहते हैं कॉन्ट्रा फ्लेक्सर पॉइंट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका कि reinforced concrete beam supported on column R end has a clear span 5 meter and 0.5 meter effective depth. It carries a total uniformly distributed load 100 किलोमीटर पर मीटर। डिजाइन शेयर फोर्स निकालना है। तो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स की बात हो रही है, वहाँ पे शेयर निकालना पड़े तो ऐसा हो नहीं सकता। तो आपको पता है वी यू क्या आपका होता है? वो आपका होता है वी यू 1.5 डब्ल्यू इंटू एल डिवाइड बाई टू। ये आपका अल्टीमेट की बात होती है, तो इस तरह निकालते हैं। पर हमको डिजाइन शेयर फोर्स की बात करनी है तो हमको नॉर्मली वी इक्वल टू डब्ल्यू एल बाई टू होता है। तो अब यहाँ पे डब्ल्यू का मान दे रखा है कितना? 100 किलोमीटर पर मीटर। यल इफेक्टिव निकालना पड़ेगा। अब यल इफेक्टिव निकालते कैसे हैं? वहाँ पे कंडीशन होती है कि क्लियर स्पेन प्लस डी प्लस एल सी प्लस के डब्ल्यू, इनमें से जो आपका मिनिमम होगा वो कंडीशन लेने वाले हैं। किसके लिए? आज आपका सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए। पर यहाँ आप देखोगे क्वेश्चन में, तो इफेक्टिव डेप्थ डी का तो आप दे सकते हो, पर ये डब्ल्यू जो होता है, डब्ल्यू होता क्या है? ये आपका सपोज अगर कोई बीम है, तो ये जो जिस पे आपकी ये रेफ्ट होती है, इतनी डिस्टेंस इधर आपका, ये इधर डिस्टेंस आपका बियरिंग जिसे हम लोग कहते हैं, तो ये इसके सेंटर टू सेंटर होती है, तो इधर हाफ दोनों मिलकर के डब्ल्यू हो जाता है। तो वो आपका इस कंडीशन दे नहीं रखा है, तो केवल हमको एल सी प्लस डी से करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से जब आप एल सी प्लस डी करोगे तो यहाँ पे एल सी का मान 5 है और ये आपका 0.5, तो ये इफेक्टिव आता है 0.5 मीटर लगभग आता है। तो उस हिसाब से आप निकालोगे तो यहाँ पे आपका रहने वाला है 100 इंटू 5.5 डिवाइड बाई का 2, मल्टीप्लाई करोगे तो ये लगभग 275 किलोमीटर आपका आएगा। पर आपका ऑप्शन में कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो आपको 250 के साथ जाना पड़ेगा। या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि यहाँ पे एल इफेक्टिव कंसिडर ना करके उसने एल को कंसिडर किया होगा। एल अगर आप लोगे तो हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई 2, 250, 525, 250 आपका रहने वाला है। तो आपको बता दो, जो शेयर फोर्स आपका होता है जो वेरी करता है, शेयर फोर्स आपका किस इस तरीके से होता है कि मैक्सिमम शेयर फोर्स आपका सपोर्ट पे ही होता है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो शेयर फोर्स आपका मैक्सिमम यहाँ पे सपोर्ट पे होता है, तो हम लोग सपोर्ट वाली लोकेशन पे ही देखते हैं, इसलिए हम लोग एल इफेक्टिव
और एल दोनों लेते हैं, इफेक्टिव आप लोगे पर ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, यहाँ पे एल से काम चल रहा है तो आपको एल से ही करना पड़ेगा, इसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहने वाला है शेयर कैपेसिटी ऑफ एन आरसीसी बीम विथआउट शेयर रीइंफोर्समेंट। आपको पता है कि हमारी जो रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट होती है उसके अंदर हमारी कुछ कंक्रीट होती है और कंक्रीट और स्टील होती है, ठीक है। और इन दोनों के द्वारा ही कंक्रीट भी कुछ शेयर लोड लेता है, कुछ आपका स्टील लेता है। और जो हमारी डिज़ाइन कैपेसिटी होती है कि हमारे अंदर इतना ही डिज़ाइन मतलब मैक्सिमम होता है, वो आपका टाउ सी मैक्स होता है। अगर कंक्रीट जो लेता है शेयर तो हम लोग कहते हैं टाउ सी इंटू बी इंटू डी। और स्टील के द्वारा हम लोग डिजाइन करते हैं टू वी इंटू बी इंटू डी। नॉमिनल शेयर स्ट्रेस हमारी जो होती है, नॉमिनल शेयर फोर्स होता है, ये हमारा कंक्रीट के द्वारा होता है। अगर हम बात करें टाउ सी मैक्सिमम बी इंटू डी जो होता है, ये हमारा डिजाइन होता है कि इतने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे पूछा है शेयर कैपेसिटी ऑफ आरसीसी में विथआउट शेयर रीइंफोर्समेंट। अगर उसका रीइंफोर्समेंट नहीं है तो केवल कंक्रीट आपका लेगा तो टाउ सी इंटू बी इंटू डी आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे आप टाउ भी इंटू बी डी आप जो देख रहे हो ये आपका नॉमिनल शेयर स्ट्रेस होता है, नॉमिनल शेयर फोर्स होता है। जैसे आपने ये क्वेश्चन पढ़ा होगा कि टाउ भी इक्वल टू भी डिवाइड बाई बी इंटू डी। तो यहाँ पे जो वी यू होता है वो टाउ भी इंटू बी इंटू डी आपका हो जाता है इस तरीके से। अब ये टाउ भी मैंने टाउ सी बी इंटू डी, इसी को हम लोग वी यू एस कहते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे अपना शेयर फोर्स निकालते हैं, वी यू का मान निकालते हैं, फिर उसके बाद हम लोग वी यू एस निकालते हैं। और वी यू एस आपका क्या होता है 0.87 या 5 इंटू ए एस बी इंटू डी वाई एस बी, आपने सुना होगा। तो इतने ही शेयर के लिए जैसे आपका टाउ भी आया तो इसमें से हम लोग क्या करते हैं कि टाउ भी में से हम लोग टाउ भी में से टाउ सी बी इंटू डी का जो कंक्रीट लोड कर रहा है उसको घटा देते हैं तो वी यू एस आता है। और इतने के लिए ही हम लोग डिजाइन करते हैं, चाहे हम लोग वर्टिकल स्टेप्स को डाल दें या फिर हम लोग इंक्लाइन स्टेप्स को डाल दें या फिर हम बेंटअप बार को डाल दें, जो कि हमारा वीयूएस होता है। और ध्यान रखना बेंटअप बार आईएस कोड कहता है कि जितना भी वीयूएस होगा उसका केवल 50% ही वहन करेगा। तो ये सारी बातें आपके दिमाग में घूमनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दी, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट उत्तर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या होगा जाएगा यहाँ पे सिंकेज इन कंक्रीट स्लेब। तो याद रखना जो सिंकेज होता है उसकी वजह से स्लेब के अंदर टेंशन क्रेक डेवलप्ड होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है डायगोनल टेंशन रीइंफोर्समेंट प्रोवाइडेड इज लॉन्गिट्यूडिनल बार या बेंटअप बार या हेलिकल रीइंफोर्समेंट या 90 डिग्री बेंटअप बार। तो डायगोनल टेंशन रीइंफोर्समेंट आपको पता है जो टेंशन वगैरह होती है हमारी जो न्यूट्रल एक्सिस होती है, आपका डायगोनल टेंशन अगर यहाँ पे अगर देखें तो मैक्सिमम न्यूट्रल एक्सिस पे आपकी रहने वाली है। तो यहीं पे हम लोग क्या करते हैं अपने इसी की वजह से ही आपका शियर क्रैक डेवलप होता है। इसी को रजिस्ट करने के लिए हम लोग वर्टिकल स्टेप डाल देते हैं या फिर इंक्लाइन स्टेप डाल देते हैं या फिर बेंटअप बार डाल देते हैं। ऑप्शन में लॉन्गिट्यूडिनल बार है नहीं होगा, हेलिकल नहीं होगा, 90 डिग्री नहीं होगा, ऑप्शन में होता है बेंटअप बार। ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 6 आपका रीइंफोर्स कंक्रीट बीम सपोर्टेड ऑन कॉलम आर एंड। ये क्वेश्चन आपका फिर से रिपीट हुआ है, वही जो मैंने आपको बताया था बी इक्वल टू डब्ल्यू एल बाई 2 से। तो इसको आप लोग कर सकते हैं अपने आप से। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है शेयर रीइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ। जो आपका शेयर रीइंफोर्समेंट होता है अभी मैंने आपको बताया था कि हमारा जो सेक्शन होता है उसके अंदर हमारी कंक्रीट भी होती है प्लस स्टील भी होती है। तो कंक्रीट भी शेयर को रजिस्ट करती है, वो कितना करती है टाउ सी बी इंटू डी के बराबर। जितना नहीं कर पाती बचता कितना है आपका टाउ भी में से टाउ सी माइनस बी इंटू डी। इस इतने के लिए इसको हम लोग वी यू एस कहते हैं, जिसके लिए हमको स्टेप्स को डिजाइन करना होता है। तो वो हम लोग डिजाइन करते हैं आपके वर्टिकल बार के रूप में भी करते हैं, इंक्लाइन बार के रूप में भी करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्टिकल स्टेप्स एंड इंक्लाइन स्टेप्स भी करते हैं। तो आप किसी भी तरीके से यहाँ पर अपना कर सकते हो, एनी ऑफ द अबव आपका यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन लिमिट स्टेट ऑफ कोलेप्स अगेंस्ट फ्लेक्सिबल मैक्सिमम स्ट्रेन इन टेंशन इन्फोर्समेंट एट फेलियर सेल नॉट बी लेस देन। तो आपको ने ये कुछ पढ़ा था लिमिट टेस्ट, मैंने आपको बताया था लिमिट स्टेट मेथड में फेलियर होने के लिए कम से कम इक्वल टू 0.002 प्लस 0.87 एफ वाई बाई ई एस इतना स्ट्रेंथ स्टील के अंदर होना ही चाहिए, अदरवाइज आपका कोई भी उसमें फेलियर नहीं हो पाएगा। तो कम से कम सेल नॉट बी लेस, इससे कम तो नहीं होना चाहिए आपका। 0.002 डिवाइड बाई, यहाँ पे जब आप एफ वाई को 1.15 सेक्टर आप सेफ्टी से डिवाइड करते हो तो आपका 0.87 एफ वाई आता है। तो यहाँ पे 0.87 नीचे दे रहा है इसलिए तो ऑप्शन नहीं होगा, ये तो होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, बचा आपसे डी ऑप्शन। तो डी यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है फैक्टर लोड इन द लिमिट स्टेट ऑफ कोलेप्स फॉर डेड लोड लाइव लोड बिंड लोड एंड डेड लोड लाइव लोड एंड बिंड लोड कम्बिनेशन के लिए बताना है। तो यहाँ पे कम्बिनेशन बताना है डेड लोड प्लस लाइव लोड का, उसके बाद डेड लोड प्लस बिंड लोड का, डेड लोड लाइव लोड बिंड लोड का लिमिट स्टेट कोलेप्स में। तो मैंने आपको लिमिट स्टेट मेथड के जब बेसिक लेक्चर हो रहे थे मैंने वहाँ भी बताया था कि जब कहीं डेड लोड और लाइव लोड का कम्बिनेशन होता है तो वहाँ पे 1.5 से मल्टीप्लाई होता है कोलेप्स के केस में,
और डेड लोड प्लस विंड लोड ऑब्लिक अर्थक्वेक लोड का होता है तो वहाँ पे 1.5 से मल्टीप्लाइड होता है, रिवर्सल में 0.9 से मल्टीप्लाई होता है। डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस विंड लोड और ऑब्लिक अर्थक्वेक लोड का कमीशन होता है तो वहाँ पे 1.2 से मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे मैच करेगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पहले ही डेड लोड और लाइव लोड में 1.2 दे दिया, जो कि सरासर गलत बात है। यहाँ पे 1.5 डेड लोड 1.5 लाइव लोड, इतनी तो बात तो सही है। और 0.9 आप 1.5 आपका डेड लोड प्लस 1.5 विंड लोड ये आपका दे रखा है। उसके बाद आपका यहाँ पे दे रखा है 1.2 डेड लोड लाइव लोड ये आपका, और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका जो ये आया आपका, ये ऑप्शन सही हो जाता है बी वाला ऑप्शन, क्योंकि 0.9 और 0.5 यहीं पे आ रहा है। क्योंकि 1.5 डेड लोड 1.5 लाइव लोड आपका ये तो सही है, फिर 1.2 डेड लोड विंड लोड का लिए नहीं होता, वो आपका 1.2 यहाँ पे आता है जब तीनों का कॉम्बिनेशन होता है, इसलिए अभी गलत हो जाता है। शुरुआत में यहाँ पे 0.9 1.5 लाइव लोड में नहीं आता, वो आपका सेकंड केस में आता है जब डेड लोड और विंड लोड का कॉम्बिनेशन होता है। यहाँ पे बी आपका हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। बी आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही। बस आपको पता होनी चाहिए वैल्यू कहाँ पे क्या आएगी, और बाकी ये सब कुछ बहुत ही आसान होते हैं, नो डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहने वाला डायगोनल टेंशन इन ए रीइंफोर्स्ड कंक्रीट बीम। तो डायगोनल टेंशन या आपका डायगोनल कंप्रेशन की बात करें तो ये मैक्सिमम कहाँ पे होता है, ये आपके जो सेक्शन होता है वहाँ पे उसके न्यूट्रल एक्सिस पे मैक्सिमम होता है। न्यूट्रल एक्सिस जैसे आप ऊपर जाओगे वो डिक्रीज करेगा, नीचे जाओगे डिक्रीज करेगा, तो मैक्सिमम कहाँ पे होता है, न्यूट्रल एक्सिस पे होता है। इसी को एडजस्ट करने के लिए बेंट अप बार, वर्टिकल स्टीरअप्स, या फिर आप कह दीजिए इंक्लाइन डालते हैं। अच्छा, हम लोग इंक्लाइन स्टीरअप्स को उतना बड़े तक इस नहीं देते, क्योंकि ये अगर अल्फा की वैल्यू यहाँ पे जैसे ही लेस देन 5 हुआ तो वहाँ पे स्लिपिंग ऑफ हो जाता है, और रिवर्सल कंडीशन में इतना हेल्पफुल नहीं होता, इसीलिए हम लोग इंक्लाइंड बार को कम ही यूज करते हैं। कैन आई डिक्रीज बिलो न्यूट्रल एक्सिस एंड इंक्रीज, नहीं नहीं नहीं, वहाँ भी डिक्रीज करता है। न्यूट्रल एक्सिस पे मैक्सिमम होगा, ऊपर जाओगे तभी डिक्रीज करेगा, नीचे जाओगे तभी आपका डिक्रीज करेगा। तो ए ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इन एन आरसीसी सेक्शन ऑफ इफेक्टिव डेप्थ डी ऑफ इफ वर्टिकल स्टीरअप्स आर प्रोवाइडेड टू रजिस्ट शियर देयर मैक्सिमम स्पेसिंग मेजर अलोंग द एक्सिस ऑफ द मेंबर। तो आपने देखा होगा जो भी आपका सेक्शन होता है यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो शियर रिइंफोर्समेंट होता है, सॉरी, तो यहाँ पे आप देखोगे जो पहला स्टेप्स होता है वो कुछ दूरी पे होता है, मतलब पहला स्टेप जो होता है वो आपके जो सेक्शन होगा वहाँ से 50 mm की दूरी पर होगा। उसके बाद आप ऐसे ऐसे पड़ा होता है, और फिर जैसे जैसे आप सेंटर की तरफ बढ़ते जाते हो तो इनके बीच की स्पेसिंग आपकी बढ़ती जाती है, क्योंकि आपको भी और फिर जिस तरह आप उस सेक्शन में जाओगे तो वहाँ भी उनके बीच की स्पेसिंग जो घटती जाती है। तो क्वेश्चन यहाँ भी बनता है, क्योंकि आपको पता है जो मैक्सिमम शेयर फोर्स कहाँ पे होता है, सपोर्ट पे होता है, और सेंटर पे क्या शेयर फोर्स 0 होता है। तो जहाँ पे शेयर फोर्स हाई नहीं तो वहाँ हम काहे को अपना स्थिर स्टेट डालें, काहे का अपना हम खर्चा बढ़ाएं। तो इसी वजह से हम लोग खर्चा को कम करने के लिए यहाँ पे थोड़ा दूरी दूरी पे डाल देते हैं, और यहाँ पे जो है जहाँ पे सिर्फ और ज़्यादा वहाँ ज़्यादा पास पास डाल देते हैं। तो क्वेश्चन एक ये भी बनता है कि जो आपका वर्टिकल स्टेप्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं उनकी बेस की गैपिंग कॉन्स्टेंट थ्रू आउट होती है, मतलब स्पेसिंग जो होती है कॉन्स्टेंट होती है पूरे थ्रू आउट में, या फिर इंक्रीज करती है टुवार्ड द सेंटर, या फिर डिक्रीज करती है टुवार्ड, मतलब ऐसे कंफ्यूज करता है। तो आप तुरंत ये फिगर बना लिया करो, कन्फ्यूजन नहीं होना है। देखो यहाँ पे स्पेसिंग क्या हो रही है, यहाँ पे स्पेसिंग इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे स्पेसिंग डिक्रीज हो रही है। तो वहाँ पे दो ऑप्शन देखो कि कहाँ पे कह रहा है स्पेसिंग टुवार्ड द सेंटर डिक्रीज, तो स्पेसिंग इंक्रीज करती है टुवार्ड द सेंटर, स्पेसिंग टुवार्ड द सपोर्ट इंक्रीज, तो स्पेसिंग जो है डिक्रीज कर रही है। देखो स्पेसिंग यहाँ दूर दूर थी, यहाँ पास पास आ गई। तो इस फिगर को ध्यान रखना, कैसे भी क्वेश्चन घुमा के पूछे बस आपको सही करना है। अब इसके बीच में जो ये स्कोर कहता है कि इनके बीच की स्पेसिंग जो होगी मैक्सिमम वो 0.75 डी क्या डी इफेक्टिव इंटू 300 mm, इनमें जो मिनिमम होगा उससे अधिक नहीं होनी चाहिए, पहली बात ये बात कहता है आई स्कोर। तो यहाँ पे 0.75 डी ऑप्शन नंबर सी आपको हो जाएगा राइट आंसर। और अगर मान लो इंक्लाइन स्टेप्स डाला गया है ऐसे ऐसे करके जो होता है वो उसके लिए होता है डी इंटू 300 mm, इनमें जो आपका मिनिमम उससे अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक, ये बात ध्यान रखना। और याद रखना पहला जो होता है, पहला जो स्ट्रेस पड़ता है वो आपके जो सपोर्ट से 50 mm की दूरी पर होता है पहला, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, if tau v is the nominal shear stress, tau c is the design shear strength of concrete and tau c maximum the maximum design shear strength of concrete, तो कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। तो इस स्टेटमेंट को पढ़ने से पहले एक बात ध्यान रखना कि टाउ सी क्या बताया इन्होंने, टाउ सी आपका है डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, मतलब जो कंक्रीट के द्वारा होती है। टाउ भी क्या आपका नॉमिनल शेयर स्ट्रेस है, और आपका टाउ सी मैक्सिमम क्या है, वो आपका मैक्सिमम डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ है। तो ध्यान रखना जैसे ही, तो ध्यान रखना मेरी बात को, मैं जो बता रहा हूँ
कि अगर आपका टाउ वी की वैल्यू लेस देन होगी किससे 0.5 इंटू टाउ सी, मतलब टाउ सी के भी आधे से अगर कम होगी तो किसी भी प्रकार की नो शेयर रीइंफोर्समेंट, कोई भी शेयर रीइंफोर्समेंट नहीं पड़ेगा। जैसे ही टाउ वी की वैल्यू 0.5 टाउ सी से अधिक हो जाएगी पर लेस देन रहेगी किससे, टाउ सी से, उस केस में आपको मिनिमम शेयर रीइंफोर्समेंट देना पड़ेगा। और मिनिमम शेयर रीइंफोर्समेंट कितना होता है आपका भैया, तो वो आपका होता है कि ए एस बी डिवाइड बाई बी एस बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0.4 डिवाइड बाई 0.87 इंटू एफ वाई। उसके बाद क्या रखोगे ध्यान, उसके बाद ध्यान रखोगे कि अगर जैसे ही टाउ भी की वैल्यू ग्रेटर देन टाउ सी होगा उस केस में आपको डिजाइन करना पड़ेगा स्टेप्स वगैरह को। उसके लिए आपका ऑप्शन क्या होगा, आप वर्टिकल स्टेप्स डाल सकते हो, उसके लिए आप इंक्लाइन स्टेप डाल सकते हो, उसके लिए आप बेंट अप बार डाल सकते हो, ठीक है, वो आगे प्रोसीजर रहेगा। और जैसे ही और कभी किसी भी केस में टाउ बी कमांड ग्रेटर देन टाउ सी मैक्सिमम नहीं होना चाहिए। टाउ सी मैक्सिमम यहाँ से निकल के आता है 0.63 रूट एफ सी के से, ठीक है। वैसे वैल्यू याद करना पड़ेगा, ये M15 M20 के लिए 2.5 2.8 2.9 ऐसे करके वैल्यू होती है, याद करना पड़ेगा। अदरवाइज नहीं याद है तो इस तरह निकाल सकते हो। किसी भी केस में टाउ बी वैल्यू टाउ सी में से ज़्यादा नहीं होगा, अगर ज़्यादा हो गई तो सेक्शन को आपको रीडिजाइन करना पड़ेगा। आप क्वेश्चन पढ़ो, अब स्टेटमेंट पढ़ो, कह रहा है कि टाउ बी ग्रेटर देन टाउ सी मैक्सिमम, सेक्शन इज टू बी डिजाइन फॉर शेयर। सेक्शन टू डिजाइन नहीं, सेक्शन को रीडिजाइन करना पड़ेगा, इसलिए स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। टाउ बी ग्रेटर देन टाउ सी मैक्सिमम, मिनिमम शेयर रीइंफोर्समेंट इज प्रोवाइड, ना भैया सेक्शन को तो यहाँ पे इस केस में रीडिजाइन करना पड़ेगा। मैंने क्या बताया अभी आपको कि टाउ बी ग्रेटर देन टाउ सी मैक्सिमम होगा, सेक्शन को रीडिजाइन करना पड़ेगा, पर यहाँ कह रहा है मिनिमम शेयर से काम चला लेंगे, बिल्कुल सरासर गलत बात है। इफ टाउ बी इज लेस देन टाउ सी मिनिमम शेयर रीइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड। टाउ भी ग्रेटर देन आपका टाउ सी मिनिमम शेयर इन्फोर्समेंट इज टू प्रोवाइडेड। टाउ भी अगर ग्रेटर देन टाउ सी हो जाएगा तो मिनिमम से काम नहीं चलेगा, आपको उसके लिए डिजाइन करना पड़ेगा। अगर टाउ भी लेस देन टाउ सी है तो आपको उसके लिए मिनिमम से काम चल जाएगा। मिनिमम मैंने आपको बताया था कि ए एस भी डिवाइड बाई बी एस भी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0.4 अपन 0.87 इंटू एफ वाई से काम चल जाएगा, ठीक है। इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि इन अ सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम